Today we are going to start computer subject. कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम अबाउट बैंकिंग्स। बैंकिंग में कैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, और जब आप ये क्लास पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बैंकिंग के अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक आपका हेल्पफुल होगा। प्लस इन चीजों के बारे में तो जनरल नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जनरल नॉलेज है, इस टॉपिक्स के बारे में जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, तो बैंक में लगी हुई डिवाइसेस भी आप इजिली डिटेक्ट कर लेंगे, देख के ही समझ जाएंगे कि इस डिवाइस को क्या कहते हैं। अभी तक बेसिकली आप लोगों ने देखा है तो एक कीबोर्ड और माउस के बारे में ही पता है, लेकिन जब हम आज स्टडी करेंगे इस चैप्टर को तो आप देखेंगे आपको कंप्यूटर की कई सारी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और वो डिवाइस दिखती कैसे है तो ग्राफिकल वे में हम यहाँ पे समझेंगे उन डिवाइसेस को। अभी जनरली पहले जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ सुनते थे कि कीबोर्ड माउस या जॉयस्टिक MICR कैसा होता है। जब हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे ग्राफिकल इमेज के थ्रू तब आप समझेंगे कि किस तरीके से ये लुक होता है इनका और इनका यूटिलाइज कैसे है। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट में। उन 4 पार्ट में डिवाइड करने का एक इसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड IPOs। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है IPOs, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, इस चार्ट को हम जब स्टडी करेंगे तो मैं इससे पहले कुछ बताना चाहता हूं कि बैंकिंग में अगर यह क्वेश्चन आता या प्रीवियसली जब क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। इस एक एग्जांपल बताता हूं मैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में जो पूछी गई तो वो इनपुट डिवाइस कितने टाइप्स की हो सकती है। जैसे एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन होगा, सिलेक्ट द इनपुट डिवाइस बिटवीन गिवन क्वेश्चंस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। तो आप इसमें से देख करके ही बता देंगे कि ये इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम इसको आते हैं डिटेल में, देखते हैं एक करके इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, और इन इनपुट डिवाइस को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं माउस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माउस एक चूहा, लेकिन सिंपली जब कंप्यूटर में आएंगे तो ये माउस कुछ लुक इसका जो दिख रहा होगा आपको इस तरीके से होगा। स्टार्ट करते हैं माउस टॉपिक से हम। ये देखिए आप, माउस कंप्यूटिंग डिवाइस है। बैंक में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियसली कि कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जब भी बात की जा रही थी तो हम कह रहे थे माउस। यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस का इंटरनल लुक किस तरीके से है। माउस को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बटन यहाँ पे दी हुई है, लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए यहाँ पे बटन दी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ व्हील्स लगे हुए हैं, एक स्क्रॉल बॉल टाइप की लगी होती थी जो सरफेस से मूव करती थी। उस सरफेस से मूव करने के बाद जो पॉइंटर था वो स्क्रीन पर रोटेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गई है, तो हाईटेक होने की वजह से ये बॉल गायब हो गई है, अब लेजर लाइट आ गई है, ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं वो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंपल बैंक में जब बात की जाती है तो बेसिक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है कि लेफ्ट क्लिक से क्या होगा या राइट क्लिक से क्या होगा, या मिडिल में कोई बटन बनी है तो उसका क्या यूज है। तो राइट क्लिक अगर हम करते हैं किसी स्क्रीन पर तो आप देखते हैं एक ऑप्शन आ जाता है, और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं हम जिस ऑप्शन की हमें जरूरत होती है। लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, या किसी एरिया को या दिए हुए प्रोग्राम्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं उससे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक मल्टीमीडिया माउस टाइप से है। इस माउस में कई बटन लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उन सभी बटन्स के फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर कि किस बटन से क्या होता है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी कि वो जब वो माउस बना रहे हैं तो माउस बनाते वक्त तो किस बटन के लिए क्या फंक्शन डिजाइन करते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा जाए तो हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से कॉर्डलेस या वायरलेस माउस भी आज की डेट में अवेलेबल हैं। आपको किसी वायर की जरूरत नहीं है, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से माउस आपस में एक मतलब कनेक्ट कर लेते हैं उसे पीसी से और यूटिलाइज उसका करते हैं हम। माउस से रिलेटेड और बात करें अगर हम, तो माउस पहले जो आते थे टाइप्स ऑफ माउस, अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू इंटरफेस से मतलब था जोड़ने का माध्यम। अकॉर्डिंग टू इंटरफेस माउस कितने टाइप के होते हैं, तो बात करें PS2। अब बात PS2 माउस कैसा होता है, तो PS2 माउस में आपने देखा होगा जो ये कनेक्शन की वायर होती है, इस वायर का जो पोर्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, 6 पिन का, जो कि बेसिकली डेस्कटॉप पीसी में ही यूज होता था।
आज की डेट में टेक्नोलॉजी हाईटेक हो गई है, इंटरफेस यूएसबी ज्यादा यूज हो रहा है आज की डेट में। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि इंटरफेस है, आप एक ऐसा इंटरफेस जहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी डिवाइसेस। तो आगे आते हैं, तो माउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा जानने की डिटेल नहीं है, सभी को पता है माउस एक बेसिक सी डिवाइस है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड एक, अगर आपसे बैंक में क्वेश्चन पूछा जाए विच डिवाइस इज यूज्ड लाइक ए टेक्स्ट, तो आप आंसर देंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है लिखने से रिलेटेड जब भी बात आ रही होगी, कमांड देने से रिलेटेड जब भी बात आ रही होगी, तो हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड आप देखिए, अगर यहाँ पे बैंक अगर ये पूछना चाहे आज की डेट में कि कीबोर्ड में कीज कितनी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप वो नहीं पूछते कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो बटन्स हैं, इस बटन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कि किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक दिया हुआ है। तो दीज कीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। हर की का यूज अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है, ये प्रोग्राम में बदल भी जाता है इनका यूज। जरूरी नहीं है कि किसी हर प्रोग्राम में F1 का यूज हेल्प ही हो, तो अलग अलग प्रोग्राम में इनका अलग अलग यूज है। जर्नल वे में इनका यूज जो है, एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं। F1 ये पूछा गया कई बार बैंक में, व्हाट इज द यूज ऑफ F1। F1 का बेसिकली यूज आप सभी को पता है, हेल्प के लिए ही होता है, कॉमन सा है। F2 अगर किसी फाइल के ऊपर क्लिक करके हम F2 की प्रेस कर देते हैं तो रीनेम के लिए हो जाता है, फाइल हम रीनेम कर लेते हैं। अगर हम किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करके करें तो उस पर भी रीनेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेल में हैं, एक्सेल में कहीं पे किसी सेल में अगर हम F2 प्रेस कर दें तो उस सेल में लिखे हुए कंटेंट को एडिट करने के लिए F2 का यूज होता है। F3 कहीं पे ये सर्च के लिए यूज होती है, और अगर हम किसी प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इसका अलग यूज होगा। F4 का यूज बेसिकली हम अदर कीज के साथ में यूज करते हैं। F5 की बात करें तो मोस्टली ये रिफ्रेश, अगर हम पावर पॉइंट में बात कर रहे हैं तो स्लाइड को व्यू करने के लिए फुल स्क्रीन पे करते हैं, स्लाइड एनिमेशन के लिए। F6 का अलग यूज हो सकता है। F7 अगर हम बात करें MS वर्ड की तो स्पेलिंग एरर वगैरह के लिए होता है। F9, F10, F11 मल्टीपल कीज के साथ में यूज होते हैं। F12 की बात करें तो जब हम MS वर्ड में प्रोग्राम बना रहे होते हैं और उसे सेव एज करना चाहते हैं किसी फाइल को, तो F12 की का यूज कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कि शिफ्ट की और कंट्रोल की, अल्टर की दिख रही है। बैंक में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये तीन की होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, इन्हें क्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंट्रोल कीज कहते हैं। बेसिकली जो बैंक का जो आंसर था वो था मॉडिफायर कीज। इसे ध्यान कर ले, नोट कर ले ध्यान से, दिस इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लोगो दिखाई दे रहा है जिसपे एक विंडो का सिंबल बना हुआ है। तो आपके जब आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप जब उस बटन को वहां पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू के लिए बेसिकली यूज होती है। यहाँ पे ये जो लॉन्ग की है दैट इज स्पेस बार की। सबसे बड़ी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है तो आप कहेंगे कि स्पेस बार की। ठीक है, यहाँ पे ये बटन दिख रही है। अगर आपका माउस खराब हो जाए और आपको राइट क्लिक करने की जरूरत पड़े, ऑप्शनल कीबोर्ड से ऑप्शनल की का यूज करना है तो हम इस की का यूज करेंगे। यहां पे ये जो कीज दिख रही हैं आपको एरो कीज कहलाती हैं। ये आपको लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन के लिए। यहां पे आप देख रहे हैं नंबर से ही लिखे हुए हैं, इसको नंबर से ही समझ लीजिए। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक, इस कीपैड पे बेसिकली दो टाइप की बटन होती हैं, आपको अलग अलग कीबोर्ड में मिल जाएंगी। दो बटन, एक बटन पे दो सिंबल बने होंगे। अगर आप नम लॉक ऑन करेंगे तो आपका नंबर काम करेगा, और नम लॉक ऑफ कर देंगे तो आपका जो अदर सिंबल्स बने होंगे वो वर्क करने लगेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, यहाँ पे ये तीन एलईडी टाइप की आपको दिख रही हैं। ये तीन एलईडी, एक कैप्स लॉक के लिए, एक नम लॉक के लिए, और एक होती है स्क्रॉल लॉक के लिए। स्क्रॉल लॉक, तीन ये जो एलईडी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कीबोर्ड में जो तीन एलईडी होती है वो किस किस के लिए होती है, तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक से बेसिकली क्या होता है कि स्क्रॉलिंग होना बंद हो जाती है। इसका यूज आप एक्सेल में देख पाएंगे, एक्सेल प्रोग्राम में अगर आप इसका यूज कर रहे होंगे तो आप इसका यूज वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नंबर कीज बनी हुई है, इन पे मल्टीपल एक बटन पे दो सिंबल बने हुए हैं। जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे
तो वो अदर सिंबल का यूज आप कर पा रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर हम शिफ्ट के साथ 5 नंबर की की दबाएं तो कौन सा सिंबल बनेगा। इस तरीके का लॉजिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली लोग इस चीज को याद नहीं कर पाते हैं और ना ही उन्हें पता होती है। उन्हें सामने देख के कीबोर्ड तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो ये चीज जनरली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसे कोई भी याद नहीं करता है। बैक स्पेस देख रहे हैं आप, बैक स्पेस से एक स्पेस लेफ्ट की तरफ, यानी कि आप इस तरह से खड़े हुए हैं, आप लेफ्ट की तरफ का कंटेंट मिटाना चाहते हैं तो आप करंट कर्सर पोजीशन से बैक स्पेस बटन दबाएं। अगर आप कर्सर पोजीशन से राइट साइड का कैरेक्टर मिटाना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन दबाएं। होम, किसी लाइन के बिगिनिंग में जाना है आपको, किसी डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है तो होम की प्रेस करें। डॉक्यूमेंट के एंडिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एंड लाइन। पेज अप, 1 पेज अप, पेज डाउन, 1 पेज डाउन। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये कीबोर्ड जनरली बैंक में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक ही होते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू इंटरफेस कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इंटरफेसिंग से मतलब मैंने पहले भी बताया था जब मैं माउस पढ़ा रहा था आपको, जो हम इनपुट करा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं इंटरफेस, वो इंटरफेस जो है यूएसबी हो सकता है, PS2 हो सकता है। PS2 बेसिकली हम डेस्कटॉप में यूज करते हैं। और इसके अलावा सीरियल माउस और कीबोर्ड भी पहले आते थे जो कि अब नहीं आते हैं। आज की डेट में मोस्टली यूएसबी कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड ही यूज हो रहे हैं। बेसिकली बड़ी बड़ी एलसीडी वगैरह से अगर हमने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है तो हम लोग वायरलेस कीबोर्ड और माउस का यूटिलाइज ही करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि PS2 माउस जो होता है उसका कनेक्टर कौन से कलर का होता है, तो उसका आंसर है पर्पल। पर्पल कलर का कनेक्टर होता है जो कि आपके मदरबोर्ड पे कनेक्टर होता है, उस पॉइंट पे जुड़ता है जाकर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस। देखते हैं कौन सी डिवाइस है हमारी नेक्स्ट। OCR बहुत ही लेटेस्ट में हम लोग अब पढ़ रहे हैं ये डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई जगह आपको मिलेगा OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, लेकिन बैंक में अगर आपसे पूछा जाए, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा भी गया, OCR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आर लिंस रिकॉग्निशन ही ऑलवेज आपको टिक करना है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड ही डिवाइसेस मोस्टली हमने पिक करी है। अदरवाइज इनपुट डिवाइस की बात करते तो अप्रोक्सीमेट 100 इनपुट डिवाइसेस हैं अपने पास, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे, वही स्टडी कर रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, OCR आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक स्कैनर है, स्कैनर से कंप्यूटर में कुछ पेपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने हैंड रिटन एग्जाम्पल मैं देते हुए पढ़ाना चाहूंगा आपको, जैसे रिज्यूमे होता है, आपका बायोडाटा है, आपने देखा किसी का रिज्यूमे बहुत अच्छा बना हुआ है और वैसा ही आप बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही रिज्यूमे बनाने के लिए आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। लेकिन एक टेक्नोलॉजी OCR ऐसी हम लोगों को मिली कि जिससे हम उसका जो रिज्यूमे है पूरा एज इट इज कॉपी करके कंप्यूटर पे ला सकते हैं, उसका लिखा लिखाया कंटेंट, और उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक पेपर पे इस तरीके से लिखा हुआ था, हाउ माई हैंड राइटिंग हैज चेंज्ड। जब उसे हमने स्कैनर, OCR टेक्नोलॉजी क्योंकि स्कैनर में भी आती है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है, इसने क्या किया, हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद OCR टेक्नोलॉजी ने इस लिखे हुए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो ये लिखा हुआ है ये रीडेबल है। अगर ये रीडेबल नहीं होता, आपने देखा होगा अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की राइटिंग होती है, किसी की हमें समझ में आती है और किसी की नहीं समझ में आती है, तो सेम ये भी वैसे ही, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेता है। अगर ये पहचान नहीं पाएगा तो ये उसे एज ए इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप जो इसे पढ़वाना चाह रहे हैं ये क्या पढ़ना चाहता है। इसने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया और एज इट इज उसको आप देख रहे हैं कंप्यूटर फॉर्मेट में ला करके लिख दिया है, हाउ माई हैंड राइटिंग हैज चेंज्ड। ठीक है, आपको एरो से इंडिकेशन करते हुए दिखा रहे हैं हम। आपसे प्रीवियसली बैंक में पूछा गया है फुल फॉर्म में, तो क्वेश्चन इस तरीके से था, OCR में जो C का मीन्स है वो क्या है, उसका फुल फॉर्म बताएं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको जब भी बैंक में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से इंडिकेशन देना है। ठीक है,
नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं हम लोग कौन सी है हमारी, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, सभी को पता है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में हमारी शीट होती है, जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट को बेसिकली हम OMR शीट कहते हैं। अगर सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि उस पर जो आप देख रहे हैं जो आंसर्स देते हैं, उन आंसर्स एक बैंक के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होती है 200, 250, और उन सभी को चेक करना होता है। अगर उन्हें मैनुअली हम चेक करते तो सोचिए 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कैंडिडेट जब एग्जाम देते हैं, उनके रिजल्ट को चेक करना कितना टिपिकल। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब एग्जाम OMR शीट से हटकर धीरे धीरे ऑनलाइन एग्जाम की तरफ कन्वर्ट होते चला जा रहा है। अब कई एग्जामिनेशन हमारे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जिससे हम जैसे ही हम एग्जाम देकर के आते हैं, हमारा रिजल्ट उनके पास पहुंच जाता है और सारे कैंडिडेट का रिजल्ट एक ही बार में वो लोग निकाल लेते हैं कि क्या रहा। इससे स्कैन करना पड़ता है, पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखते हैं बैंक में, क्योंकि एग्जाम देते हैं हम लोग, अभी भी कई बैंक्स या कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो OMR शीट पे ही होते हैं, हमें आंसर OMR शीट पे ही देना होता है। तो दिखने में जो उसका लुक है, आप यहाँ पे एक छोटा प्रीव्यू है, उसको देख सकते हैं। जब हम आंसर देते हैं तो बबल्स, यहाँ पे जो सर्कल दिख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाता कि आपकी OMR शीट में जो सर्कल होते हैं, उन सर्कल को क्या कहते हैं, तो आंसर इज बबल। ये बबल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन बबल्स में हम अपने आंसर देते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 होते हैं, 5 में से हमें एक पे टिक करना होता है और उसे प्रॉपर वे में हमें सर्कल करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने उसे प्रॉपर वे में सर्कल नहीं किया और स्कैनर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि किस चीज पे आपने सर्कल किया है, तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही इसको अपने सिक्योरिटी रखनी पड़ती है इस पार्ट पर कि हमें इसे अच्छे से सर्कल करें जब हम एग्जाम इसका दे रहे होते हैं। और आप देखें यहाँ पर एक डिवाइस जो कि OMR डिवाइस है, OMR स्कैनर है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया, बल्क में OMR शीटें इसमें रख दी जाती हैं और ये सेकंड्स में उन्हें स्कैन करता जाता है और कई सारी शीट्स को स्कैन करके रिजल्ट हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एक जगह पर। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो आपकी OMR शीट जिसपे आप आंसर्स देते हैं, उनको हम OMR स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेते हैं बहुत ही क्विकली। तो ये OMR जो डिवाइस है हमारी, इसके थ्रू हम बैंकिंग एग्जाम या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते आए हैं, उसमें ये हेल्पफुल होती है। तो ये बैंक में आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, OMR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या OMR में जो सर्कल मैंने बताया उसे क्या कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है। MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप देख रहे हैं सभी लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट या चेक देखा होगा। चेक में और बहुत ही एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है MICR E13B फॉन्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चीज को, MICR E13B फॉन्ट। बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो फॉन्ट का यूज होने का, उसमें वो कॉमन है। अदरवाइज अपने स्टाइल में अगर चेक या डिमांड ड्राफ्ट पे ये जो देख रहे हैं आप मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स है, ये अपने फॉन्ट के हिसाब से लिखे जाते तो कोई अलग फॉन्ट लगाता, कोई एरियल में लिख रहा होता। तो लेकिन ये क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए आप सभी चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट पे देखेंगे एक ही तरीके का दिखाई देता है। और अगर आप बात करें यहाँ पे यूरोप कंट्री में जो यूज करते हैं फॉन्ट, उसमें दैट इज CMC7 फॉन्ट। ये जो लिखा होता है ये मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है और ये मैग्नेटिक इंक बेसिकली जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हीं के पास होती है। कोई भी इसे नकली नहीं बना सकता है। आपने कभी नकली चेक देखा है, कभी नकली डिमांड ड्राफ्ट देखा है आपने क्या? ये क्योंकि नकली बनाया ही नहीं जा सकता। ये जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट होते हैं ये ओरिजिनली, अब वो बात अलग है कि चेक किसी ने आपको दिया वो बाउंस कर गया, रीजन हो सकता है कि अब उसके सिग्नेचर नहीं सही थे या अकाउंट में बैलेंस नहीं था। इस OMR ये जो देख रहे हैं MICR को, इसको चेक या डिमांड ड्राफ्ट की मशीन होती है बैंक में, उसमें लगाते हैं हम जैसे ही, और हमें पता चल जाता है कि ये किसके नाम पे इशू किया गया है और ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमें मेंटेन होती है, जल्दी से इसे पता कर लिया जाता है कि ये किसके नाम पे अलॉट हुआ है और जेन्युइन है कि नहीं।
ठीक है, बैंक में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, या फॉन्ट भी, इंटरनेशनल फॉन्ट यूज जो होता है इसमें, वो फॉन्ट के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। अब देखिए हम डिवाइस पढ़ते आ रहे हैं, MICR, OCR, और इसके आगे भी एक और डिवाइस पढ़ेंगे हम, VCR। पहले हम उस डिवाइस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन डिवाइसेस में रिकॉग्निशन क्यों लिया गया। वरना आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो रीडर पढ़ा था, बुक में रीडर लिखा हुआ था और कई जगह भी हमें रीडर ही मिला, आप रिकॉग्निशन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्यों हम लोगों ने इसे रिकॉग्निशन लिया है, और नेट पर भी ये सर्च करेंगे तो रिकॉग्निशन ही आपको मिलेगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है कि जो डिवाइसेस हैं बेसिकली इनका ये क्या है, कौन सी डिवाइस को हम, अगर आपसे बोला जाए कि देखने में MICR कैसा दिखता है हमें, तो कैसे बताएंगे जब तक आपने उसका एक व्यू, एक इमेज ना देखी हो। हमने सुना है कि ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है, लेकिन अगर हमने कभी उसे देखा नहीं है, उसका स्क्रीन भी हमें दिखा दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगी कि ऐसी होती है। ठीक है, तो जैसे कोई हवाई जहाज में बहुत सारे लोग नहीं बैठे होते हैं, लेकिन उड़ता हुआ सभी ने देखा होता है, तो एक इमेजिनेशन होती है। अगर उसके अंदर की एक इमेज दिखा दी जाए तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से हवाई जहाज। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्टाइलस। स्टाइलस आप देख रहे हैं, देखते ही समझ गए होंगे, स्टाइलस समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। आप मोबाइल टच स्क्रीन डिवाइसेस के साथ बेसिकली इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हम कुछ भी अगर टच करके सेंस कराना चाह रहे हैं तो स्टाइलस, अब यूज बहुत कम करते हैं लोग, क्योंकि हम हाथ का ही यूज कर लेते हैं। स्क्रीन को नेक्स्ट करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए बटन होती है, तो उनसे ही काम चल जाता है हमारा, इसलिए हमें स्टाइलस की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें पॉइंटिंग में अगर कुछ डिजाइन करना है, कुछ आर्ट बनानी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टाइलस डिवाइस का यूज करते हुए कितना बेटर यहाँ पे कर पा रहे हैं। रिसेंटली अभी एक मोबाइल लॉन्च किया है सैमसंग कंपनी ने, Note 3। इस मोबाइल में आप देखेंगे जो उसका स्टाइलस है बहुत ही शार्प है, और उसकी जो पॉइंटर है वो इतनी मतलब उसकी पिन जो है बहुत पतली है, जिस वजह से आप कोई भी अगर पेंटिंग बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी पेंटिंग में डिजाइन कर पाएंगे। तो इन सब पार्ट्स पे स्टाइलस का यूज किया जाता है। बैंकिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल पॉइंट पेन की तरह लुक होता है जिसका यूज बेसिकली हम स्मार्टफोन पे करते हैं, तो आप स्टाइलस आंसर वहां पर दे पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। स्कैनर बहुत ही पुरानी डिवाइस और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारी बैंक में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, इसमें जो बैंक में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियसली किसी एग्जाम में, कि स्कैनर जो है, आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट, व्हाट स्कैनर स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट स्कैन करता है, दूसरा इमेज स्कैन करता है, तीसरा बोथ, और चौथा नीदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। तो आप, अगर आपको आइडिया है इसका, या अगर स्कैनर आपने चलाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है और इमेज भी स्कैन कर सकता है। तो हम अलग अलग ना सिलेक्ट करके थर्ड इज द राइट आंसर। आप देख पाएंगे कि थर्ड जो है हमारा राइट आंसर है। स्कैनर जो है स्कैन कर सकता है बोथ। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एक 100 का जो नोट होता है, अगर हम 100 रुपए के नोट की बात करें, तो उस नोट पर टेक्स्ट भी लिखा होता है और उस नोट पर गांधी जी की इमेज भी बनी होती है। तो वो इमेज को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। तो आंसर आपका जो आएगा वो बोथ होगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है? स्कैनिंग डिवाइस है पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा इमेजिंग डिवाइस है। स्कैनिंग, इमेजिंग। अब आप आंसर जो देना चाह रहे हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर स्कैनर है तो स्कैनिंग ही करता होगा, स्कैनिंग करता है तो स्कैनिंग टाइप की ही डिवाइस है। तो स्कैनर जो है बेसिकली यहाँ पे आप स्कैनिंग नहीं बोलेंगे, स्कैनिंग उसकी वर्किंग है, उसकी वर्किंग है स्कैन करना। तो स्कैनिंग डिवाइस नहीं है ये, स्कैनिंग उसकी वर्किंग है। इट्स इमेजिंग डिवाइस, इमेजिंग
इमेजिंग डिवाइस है, इमेज पे वर्क करती है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें कि इमेजिंग डिवाइस है, तो आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जब आपके कंप्यूटर में स्कैनर लगा होगा तो डिवाइसेस की लिस्ट में ऑप्शन आ रहा होगा इमेजिंग डिवाइस। उस इमेजिंग डिवाइस पर जाकर के देख पाएंगे आपके स्कैनर एचपी या कैनन जिस भी कंपनी का होगा उस कंपनी का स्कैनर वहां पे शो हो रहा होगा, तब आपको बिलीव हो जाएगा कि स्कैनर। अब जैसे स्कैनर जो है, एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है, व्हाट स्कैनर डू, स्कैनर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव H2H सेकेंड, S2H थर्ड, H2S फोर्थ, S2S। हार्डवेयर टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। और मेरे इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ते ही आप आंसर दे रहे हैं कि सर इट्स कन्वर्ट हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, यानी कि एक हार्ड कॉपी होती है, आपकी कॉपी है, उस कॉपी में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरा हमारे पास एक छुई जा सकती है हार्ड कॉपी, उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आता है। और जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता है तो आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है उसे टच नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ हम देखते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। तो ये एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है लिखे हुए कंटेंट को। तो स्कैनर कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। देखने में कुछ इस तरीके का लोग इमेज, मैंने यहाँ पे इमेज शो हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके का स्कैनर होता है। स्कैनर की तरह मैच खाती हुई एक और डिवाइस होती है बेसिकली, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए यूज नहीं की जाती है। यहाँ पे तो ये केवल इनपुट करा रहा है, इनपुट हमने मैटर इसमें रखा, इसने इनपुट कर दिया कंप्यूटर में। एक डिवाइस होती है फोटोस्टेट, जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन में आप देखते हैं कुछ वो भी इसी तरीके का होता है देखने में, लेकिन उसकी वर्किंग इनपुट आउटपुट बोथ होती है। आप हार्ड कॉपी रखते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन करके हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है, तो वो बोथ वर्क करता है, इनपुट आउटपुट बोथ। यानी कि अगर आपसे अभी आगे चल करके हम देखेंगे इनपुट आउटपुट दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ ये जो डिवाइस है बेसिकली इनपुट से रिलेटेड वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, और इसमें अच्छी चीज ये है कि आज की डेट में आप कोई भी चीज इस पे रख करके स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाइए और उसमें आप एडिटिंग करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके जैसा भी आप उसमें कलर देना चाहते हैं, रेजोल्यूशन देना चाहते हैं। इमेज में आपने देखा होगा मैरिज वगैरह के लिए आप लोग फोटो एडिटिंग कराते हैं, तो उसको और भी लगा करके उसमें बैकग्राउंड लगा करके हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, यानी कि डार्क इमेज को हम ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। जॉयस्टिक। बेसिकली जॉयस्टिक जो डिवाइस है वो बच्चों के खेलने के लिए है, गेमिंग डिवाइस। अगर आपसे पूछा जाए जॉयस्टिक किस टाइप की डिवाइस है, इट्स अ गेमिंग डिवाइस, गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में। देखिए जब आप छोटे थे तो छोटे पे हम लोग जो रिमोट होते थे ना, रिमोट, उस रिमोट से जब हम खेलते थे तो वो रिमोट अपने जो गेम डिवाइस होती थी उसमें लगते थे, लेकिन अब हमें कंप्यूटर में गेम खेलना है। इससे इसका क्वेश्चन भी एक बार एसबीआई 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो आंसर आप बता सकते हैं। देखिए खेलने के लिए तो कीबोर्ड से भी खेला जा सकता है और माउस से भी खेला जा सकता है, लेकिन क्या दैट डिवाइस इज स्पेशलाइज्ड यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस? नो। कीबोर्ड बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा कि टेक्स्ट टाइप मटेरियल इनपुट कराने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज कर रहे थे। माउस हम लोग ग्राफिकल पॉइंटिंग डिवाइस थी, ग्राफिकल के क्लिकिंग के लिए कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई बटन्स बनी हुई हैं, इन बटन्स की कंट्रोलिंग है अलग अलग। अब कैरेक्टर को मूव कराना है तो हमें कई सारी बटन्स की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके की डिवाइस जो है गेम खेलने के पर्पस के लिए होती है बेसिकली, तो इसे हम कहते हैं जॉयस्टिक। गेमिंग डिवाइस गेम खेलने के लिए होती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्लिकिंग के लिए कई सारी बटन्स बनी हुई हैं इसमें। तो अगर आपसे बैंक में या किसी एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, तो कीबोर्ड माउस मत सिलेक्ट कर लीजिएगा गलती से, आपको ऑब्जेक्टिव में जॉयस्टिक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं कौन सी है। वेबकैम।
वेबकैम का मोस्टली लोगों ने यूज देखा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैमरा सा लगा हुआ है, एक कैमरा है और उसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है। वेबकैम भी एक इमेजिंग डिवाइस होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेबकैम किस टाइप की डिवाइस है, वीडियो डिवाइस है या इमेज पे वर्क करने वाली डिवाइस है, नो, आप बोलेंगे इमेजिंग डिवाइस, इमेजिंग, क्योंकि ये डिवाइस भी शो होगी। जो माई कंप्यूटर में मैंने बताया था डिवाइस मैनेजर, वहां पे भी ये इमेजिंग डिवाइस के अंदर लिस्टिंग कर रहा होगा अपनी डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो ये जो डिवाइस यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबकैम। वेबकैम में बेसिकली वीडियो चैटिंग का ही यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। एक लोकेशन से अनदर लोकेशन पे जब हमें वीडियो चैटिंग करनी होती है तब हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। लैपटॉप में ये डिवाइस मतलब इनबिल्ट होती है। अगर हम डेस्कटॉप पीसी में इसका यूज करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पीसी में इसे हमें अलग से इनबिल्ट करना होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके की डिवाइस मार्केट में मिलती है। आप जाकर के वेबकैम वहां से परचेज करके अपने डेस्कटॉप पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और लैपटॉप में आपने देखा होगा सेंटर में वो इनबिल्ट आती है। और इसका यूज आज की डेट में और भी अच्छा हो गया है। लैपटॉप, जैसे आपका लैपटॉप रखा हुआ है तो हम चाहते हैं हमारे जो लैपटॉप है वो पासवर्ड से ना ओपन हो, फेस डिटेक्शन से ओपन हो। मेरा लैपटॉप है जो वो मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करे तभी ओपन हो। और ये टेक्नोलॉजी आजकल के मोबाइल में भी आ गई है। मोबाइल में फेस डिटेक्शन के थ्रू हम लोग उसे ओपन करते हैं। तो ये यहां से हम लोग जो यूज है हमारे वेबकैम का, स्मार्ट यूज मोबाइल में इस तरीके से हो रहा है। आपको मैं बता दूं, मोबाइल में जो फेस डिटेक्शन हम लोग बेसिकली करते हैं तो वो एक इमेज पे ही बेस्ड है। अगर आपकी इमेज, जैसे रात में अगर आप उसका यूज कर रहे होंगे फेस डिटेक्शन में, तो और आपकी इमेज अगर क्लियर नहीं हो पाई तो उसे डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद एंटर करने के लिए मोबाइल में पासवर्ड मांगता है और कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फेस डिटेक्ट नहीं हो पाया, बाई चांस ऐसा हो गया कि फेस पे कोई डिस्टर्बेंस हो गई, तो ऐसा भी ऑप्शन होता है कि हम पासवर्ड डालें और एंटर कर पाए। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए बेसिकली वेबकैम का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट डिवाइस, अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो यही होगा बेसिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए हम किस तरीके कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। तो आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस। तो आपको आंख बंद करके वेबकैम पे ही ऑप्शन टिक कर देना है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट डिवाइस इज लाइट पेन। लाइट पेन का यूज आप देख रहे होंगे। मैं आपको बहुत पहले, आज से 10 से 12 साल पहले ले जाना चाहूंगा। क्रिकेट मैच, अगर आप उस टाइम में क्रिकेट मैच देखते थे तो मैं आपको दिखाऊं कि जिन लोगों ने देखा हो तो ये किस तरीके से वहां पर दिखाई देता था। एक क्रिकेट की जो पिच होती थी, उस पिच में से अगर बॉल यहां पर आती थी तो आप देख पा रहे हो फ्री हैंड सर्कल बन जाता था इस तरीके से। अगर कुछ लोगों ने देखा हो जो 10-15 साल, आज की डेट में तो कंप्यूटराइज हो गया तो पूरा एक एक इंडिकेशन आ जाता है कि 6 अगर लगे तो इस एरिया में लगे, 4 लगे तो इस एरिया में। लेकिन पहले अब देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये इस तरह से ड्रा हो रहा है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर अगर हम ऐसा ड्रा कर देते तो वो कंप्यूटर में वहां पे एज इट इज बन जाता था। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की ये डिवाइस है। यहाँ पर इस डिवाइस को कंप्यूटर में हम यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये जैसे डिजाइन करते हुए दिखा रहे हैं। तो अगर हम कुछ भी डिजाइन करना चाहते हैं फ्री हैंड राइटिंग में तो हम लाइट पेन डिवाइस का यूज बेसिकली करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। फ्री हैंड, बेसिकली अगर आप फ्री हैंड लिखना चाहते हैं यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं चाहते हैं तो आप लाइट पेन डिवाइस का यूज कंप्यूटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि माउस तो अब यूज होता है। माउस से पहले जो डिवाइसेस थी दैट इज ट्रैक बॉल। कैसे यूटिलाइज होता था, एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे आप स्क्रॉलर देख रहे हैं, ये जो ट्रैक बॉल देख रहे हैं, ये ट्रैक बॉल किसी ट्रैक बॉल में यहाँ पर भी बनी होती है इस तरीके से। इस ट्रैक बॉल को इस तरह से रोटेट कराया जाता है। आप देखिए इसको इस तरह से रोटेट कराया जाएगा तब जाकर के जो पॉइंटर होता है हमारे माउस का, जो स्क्रीन का, वो रोटेट होता है। कई आप एटीएम आजकल ऐसे लग गए हैं, ऐसे एटीएम हैं जो टच स्क्रीन ना होकर के ट्रैक बॉल बेस है। जैसे मैं आपको बताऊं, एटीएम के साथ साथ आप बिलिंग मशीन, यानी कि आप टिकट, ऑनलाइन टिकट अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो स्क्रीन है मॉनिटर का,
मॉनिटर की स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसमें एक सर्कल इस तरीके से ट्रैक बॉल बना होता है, और इसको इस तरह से रोटेट करते हैं हम तो पॉइंटर स्क्रीन का मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग माउस नहीं दे सकते, टच स्क्रीन डिवाइस उन्होंने दी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं किसका, ट्रैक बॉल का। तो ये बॉल को रोटेट करना पड़ता है हमें, तो ये टिपिकल होती है डिवाइस को इसको यूज करना। अब मोबाइल में भी ट्रैक बॉल आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल में भी ट्रैक बॉल होता है, आपने कई मोबाइल में देखा होगा कि इस तरह से रोटेट कराते हैं हम स्क्रीन के पॉइंटर को, जो एरो होता है उसको, तो वहां पे यूटिलाइज करते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका पॉइंटिंग की तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज टच पैड। टच पैड सभी लोगों को पता होगा, देखते ही समझ में भी आ रहा है कि लैपटॉप में बेसिकली टच पैड डिवाइस का यूज होता है, और आजकल ये एडवांस हो गया है, कई मोबाइल में भी टच पैड सिस्टम आ गया है। मोबाइल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन नहीं होगी, खाली एक सरफेस बना होता है, उस सरफेस पे आप टच करिए तो सेंसर के थ्रू आपको रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से कई टीवी आ गई है, टीवी में भी अब बटन नहीं आती है, अब वहां पे टच पैड डिवाइस होती है, हम टच करते हैं वर्क होता है। आप देख रहे हैं एक एग्जांपल मैंने टच पैड का यहाँ पे एक इमेज के थ्रू दिया हुआ है। इस जो बेसिकली टच पैड जो डिवाइस है वो लैपटॉप में यूज करते हैं हम लोग। लैपटॉप में अपनी जो बटन बनी होती है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक बटन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बनी हुई है, और कुछ ऐसे अपने टच पैड भी हैं जिनमें मल्टी फंक्शन बना दिया जाता है, यानी कि आप ऊपर से नीचे तक यहाँ पे अगर टच करेंगे तो स्क्रॉलिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करें तो मिनिमाइज हो जाएगा। अलग अलग फंक्शन डिजाइन करती है कंपनी की किस तरीके से वो टच पैड वर्क करे। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड में सरफेस है इसका, जहाँ पे टच हम लोग अपनी फिंगर के थ्रू टच करते हैं और सेंस करके वो हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। बेसिकली ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस आप कह सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो पॉइंटिंग की तरह ये भी वर्क करती है यहाँ पर। इसका यूटिलाइज बेसिकली हम लोग लैपटॉप में कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक डिवाइस के आ जाने से सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक्स के बारे में कुछ डिवाइसेस दिख रही हैं, जिसका एग्जांपल इमेज के थ्रू हम लोगों ने समझाया है। फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड, आइरिस, डीएनए, और बिहेवियर की बात करें तो की स्ट्रोक, सिग्नेचर, वॉइस, यानी कि हमारी ही वॉइस जब मैच खाएगी तो कोई चीज ओपन होगी। मूवी आप लोगों ने देखी थी अभी रिसेंटली, एक मूवी आई थी, उस मूवी में वॉइस के थ्रू ही कंप्यूटर को ओपन किया जा रहा था। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे फेस की बात की जा रही है, तो मैंने अभी बैक में एक डिवाइस पढ़ी, वेबकैम, उसमें मैंने बताया अगर आप अपने कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं तो फेस, अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी फेस डिटेक्शन की, तो फेस को बिना मैच कराए वो लॉक ओपन नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से फिंगरप्रिंट, आज की डेट में आप देखें ऑफिस वगैरह में, ऑफिसेस, गवर्नमेंट में भी आप देखें, अगर बैंक्स में जाएं, स्पेशली बैंक का एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, बैंक में जाएं तो बैंक ने कंपलसरी कर दिया वहां के एम्प्लॉइज के लिए कि आप बायोमेट्रिक मशीन से फिंगर लगा करके अपने आईडी से लॉगिन होंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी आईडी पासवर्ड जान करके अगर किसी ने ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगा, आप ही की लायबिलिटी होगी कि आपके अकाउंट से ही मिसमैच कुछ हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट होगी, फिंगर की इमेज होगी, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बायोमेट्रिक की वजह से इन फ्यूचर में आपको बता दूं, आज से 5 साल या 6 साल बाद आप देख रहे होंगे बायोमेट्रिक एटीएम इंडिया में लगे होंगे। बायोमेट्रिक एटीएम, और ये भी होगा कि कंपलसरी हो जाएंगे अकाउंट। जो आजकल क्या होता है, हम लोग डेबिट कार्ड मम्मी पापा का लेकर के डेबिट कार्ड हम लोग अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं पासवर्ड की वजह से, और जब आप एटीएम में जाते हैं तो लिखा होता है पासवर्ड को सावधानी से डालें, पीछे किसी को दिखाई ना दे, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस कुछ होते हैं वहां पर लिखे हुए। तो ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, सबका अकाउंट खुद कंपलसरी होगा इन फ्यूचर। और जैसे आईबीपीएस ने मिलकर के सारी बैंक्स का एग्जाम कॉमन कर दिया, ऐसे ही आप इन फ्यूचर देखेंगे कि कॉमन एटीएम लगा होगा, कोई बैंक का नाम वहां पे नहीं होगा, कॉमन एटीएम होगा। ये सब जैसे अलग अलग बैंक्स के होते हैं तो ये कॉमन एटीएम होंगे। एटीएम में जाइए, आप अपनी बैंक सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करें, फिंगर अकाउंट नंबर भरें और फिंगर इम्प्रेस। देखिए पासवर्ड का भी सिस्टम नहीं है,
ना डेबिट कार्ड का सिस्टम है। आज क्या होता है, डेबिट कार्ड हमारा होता है गुम हो गया, टूट गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि आपको डेबिट कार्ड और ये जो कार्ड लेकर के हम लोग चलते हैं, इन चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ रही होगी। हम लोगों की खुद की आइडेंटिटी ही वहां पर काम आएगी। सिक्योरिटी इतनी हाई हो जाएगी कि हमें यूटिलाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इतने हाईटेक होने के बाद भी बैंक में चोरी हो जाती है। बैंक के अकाउंट से अमाउंट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं लोग, ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांजेक्शन होता है। तो हैकिंग और कई चीजों को रोकने के लिए सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, जिसमें हमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। बायोमेट्रिक एटीएम मशीन में हम थंब इम्प्रेस करेंगे, अमाउंट डालेंगे, हमारा अकाउंट निकल जाएगा। फिर ये होगा कोई और हमारे अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा होगा, हम खुद ही अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर या निकालेंगे। ठीक है। तो लैपटॉप में भी आप देखते होंगे, लैपटॉप में बायोमेट्रिक डिवाइस जो लगी होती है, थंब इंप्रेशन वहां पे हमें करना होता है और लैपटॉप में फिर हम अंदर जा पाते हैं उसमें अकाउंट में। बाई चांस आपकी उंगली में चोट लग जाए, तब उंगली में चोट लग जाती है तो लैपटॉप में एंट्री करने के लिए हमें वहां पे पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है कि आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं फिर आपके लिए इम्पॉसिबल के जैसा हो जाता है, फिर आपको हैकिंग या तो पासवर्ड ब्रेकर के थ्रू उसके अंदर जाना पड़ेगा, या हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोबारा आपको डालना पड़े और डेटा लॉस्ट होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस हम लोग बायोमेट्रिक से आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यानी कि माइक, समटाइम इसे माइक भी कहते हैं हम लोग। आप देखिए इमेजिन बर्लिनर इन 1877 में इसका जो आविष्कार हुआ कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। माइक के थ्रू हम लोग कुछ भी सिंपल है, जस्ट एक माइक जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर में इन कराना चाहते हैं, वो वॉइस रिकॉग्नाइज करने के लिए हो, या हम अपनी वॉइस को साउंड आउटपुट कराना चाहते हो। हमारे घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में हमें माइक या बाकी सब चीजें परचेज करने के लिए बड़ा सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर का, घर के स्पीकर का यूज करके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसी में एक सिंपल माइक परचेज करके हम अपनी वॉइस का आउटपुट या कोई फंक्शन है छोटा मोटा तो उसमें यूटिलाइज इसका कर सकते हैं। और वॉइस डिटेक्शन के लिए, वॉइस रिकॉग्नाइज के लिए भी हम लोग माइक का यूज करते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में आप अपनी वॉइस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस का यूज करें, तो आप वहां पर बता देंगे दैट इज माइक यानी कि माइक्रोफोन। ठीक है। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से रिलेटेड मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर यहां बैठे हुए 80% लोग गलत देने जा रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं इस चीज के लिए। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इस पे तर्क वितर्क भी करेंगे बाद में कि सर ने ऐसा जो ये क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों पूछा और क्या रीजन था इसका। देखें हम यहाँ पे कि टच स्क्रीन देखने में एक सिंपल सी डिवाइस जिसपे हम लोग टच करते हैं और इंस्ट्रक्शंस काम करती रहती हैं। मैं बैंक के एटीएम की बात करूंगा। बैंक में जो एटीएम मशीन होती है हमारी, एटीएम मशीन में यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, यहाँ पर ये एटीएम मशीन है हमारी। एक एटीएम मशीन जिसमें बटन होती है इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, और दूसरी एटीएम मशीन। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। एटीएम मशीन में जो मॉनिटर लगा होता है वो इनपुट करता है या आउटपुट करता है या बोथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव आप समझ गए मेरा कि एटीएम मशीन में जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक, वो आउटपुट डिवाइस है, ये थर्ड है, बोथ है। अब बहुत सारों का आंसर आ रहा होगा बोथ सर, बोथ सर, बोथ होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। एटीएम मशीन में जो मॉनिटर होता है वो इनपुट होता है या बोथ होता है या खाली मॉनिटर होता है, यानी कि इनपुट कर रहा था या आउटपुट दे रहा था या बोथ कर रहा था। आप लोगों ने कहा बोथ, तो मैं कहना चाहता हूं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। हमने क्वेश्चन पूछा था जो मॉनिटर है वो किस तरीके की डिवाइस है एटीएम में, तो चाहे वो कंप्यूटर का मॉनिटर हो, चाहे एटीएम मशीन पे लगा हो, चाहे वो कहीं की भी स्क्रीन। मॉनिटर इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो ऑलवेज आउटपुट डिवाइस ही होगी। क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा था
अब मैं इसको समझा के बताता हूं आपको। एक एटीएम लगा है हमारे पास जिसमें बटन्स के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक एटीएम मशीन है जिसमें टच स्क्रीन डिवाइस लगी हुई है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप टच स्क्रीन डिवाइस पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समटाइम्स स्क्रीन जो होती है काम नहीं कर रही होती है, आप जबरदस्ती स्क्रीन तोड़ने में लगे होते हैं। आप कहते हैं कि कैसे ना काम कर जाए। आपने डेबिट कार्ड डाला तो आउटपुट तो रिजल्ट आ गया, एंटर योर पासवर्ड। अब आप पासवर्ड एंटर करने की जब कोशिश कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड एंट्री नहीं हो रहा। रीजन, वहां कोई बटन तो थी नहीं। कौन सी डिवाइस लगी हुई थी? टच स्क्रीन। तो जो टच स्क्रीन डिवाइस लगी हुई थी वो खराब हो गई, और उसके खराब होने की वजह से अब आप इंस्ट्रक्शंस को इन नहीं करा पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर अब ऐसे एटीएम में जाते हैं जहां पे बटन्स हैं, उन बटन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपने डेबिट कार्ड डाला, आपसे पूछ रहा है पासवर्ड बताइए, अमाउंट बताइए, आप सारी चीजें बता रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस आप बटन के थ्रू कर रहे हैं, कीज के थ्रू कर रहे हैं। और एक एटीएम ऐसा है जिसमें टच स्क्रीन डिवाइस थी, अगर डिवाइस खराब हो जाती है, टच स्क्रीन डिवाइस खराब हो जाती है तो आप कुछ भी इंसर्ट नहीं करा पा रहे हैं। आपका जो मोबाइल है, बेसिकली ये होता कैसा है, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में जितनी बड़ी उसकी स्क्रीन होती है उतनी बड़ी एक ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप की होती है, और आउटपुट में उसमें फंक्शन आउट करने के लिए पिंस लगी होती है। कभी भी आपका टच स्क्रीन मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो आप देखेंगे उसको खोल के, तो आप देखेंगे एक लेयर होती है, उस लेयर को आप चेंज करके दूसरी लगा दीजिए ला करके, तो आपका टच स्क्रीन वापस सेंस करके काम करने लगेगा। अगर डिवाइस टच स्क्रीन खराब है और उसकी आईसी वगैरह में कोई डिफेक्ट आ गया तो वो वर्क करने में उसे दिक्कत आएगी, आपको आईसी फिर इंजीनियर के थ्रू चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो टच स्क्रीन डिवाइस यहाँ पे बेसिकली इनपुट का यूज कर रहे हैं आज की डेट में। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन फ्यूचर माउस और टच पैड को रिप्लेस करने वाली जो डिवाइस है वो डिवाइस कौन सी है? वो डिवाइस है टच स्क्रीन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम लोग माउस यूज, अब तो कुछ लैपटॉप ऐसे आ गए, रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप ऐसे देखा जिसमें टच पैड था ही, अब टच पैड नहीं था लैपटॉप में। कुछ लोग पूछने की कोशिश करें, सर लैपटॉप में टच पैड ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते, लैपटॉप में तो टच पैड होना ही चाहिए। अब उस क्योंकि वो टच स्क्रीन लैपटॉप था इसलिए उन्होंने उसमें से टच पैड हटा दिया था। जरूरत नहीं है सर, जब आप टच स्क्रीन कर रहे हैं तो टच पैड की जरूरत नहीं है आपको सर, इसलिए उन्होंने उसमें से टच पैड हटा दिया। यानी कि टच स्क्रीन ने क्या किया, माउस गायब कर दिया आपका, और टच पैड डिवाइस भी आपकी गायब कर दी, और धीरे धीरे कंप्यूटर बढ़ता चला गया टैब की तरफ। अब टैबलेट पीसी हम लोग यूज कर रहे हैं, टैबलेट को एक हम लोग लैपटॉप बना लेते हैं, उसमें अलग से कीबोर्ड लगा करके काम कर रहे होते हैं। इन फ्यूचर आने वाली टेक्नोलॉजी में जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज टैबलेट। ठीक है, तो टच स्क्रीन डिवाइस हम लोग पढ़ रहे थे इस तरीके से। अब देखिए टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे यहाँ पर 4 तरीके की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। जूम में देखें आप, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, सरफेस एक्रोस्टिक वेव एंड इंफ्रारेड, ये 4 तरीके की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है आपकी। ये यानी कि जो नंबरिंग दी हुई है यहाँ पे इस तरीके की, ये सबसे जो टच स्क्रीन डिवाइस की जो मैंने नाम यहाँ पे शो किए हुए हैं, जिसमें रेजिस्टिव और कैपेसिटिव बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यानी कि आपका मोबाइल अगर इस टेक्नोलॉजी का है तो इट्स बेटर फॉर टच स्क्रीन। नेक्स्ट आगे आते हैं, हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। बारकोड रीडर, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले जब हम पढ़ रहे थे OMR, OCR और MICR, तो वहां पे रिकॉग्निशन लिखा हुआ था। सर यहाँ पे रीडर क्यों है? तो आप देख पा रहे हैं वहां पर, जब हम वहां पर पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब हम MICR पढ़ रहे थे, MICR में कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए थे 7 2 5 4 8, मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए थे। आप उससे पढ़ ले रहे थे कि सर ये 7 2 5 4 8 लिखा है, पढ़ ले रहे थे तो वो रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक, हमने पढ़ा OMR शीट में बबल्स बने हुए थे, उन बबल्स में से अगर किसी एक को हमने सर्कल किया तो आप बता सकते हैं मुझे कि सर मैंने 3rd नंबर वाला सर्कल किया है। रिकॉग्नाइज कर लिया आपने। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर यहां पर
अजय लिखा हुआ है, आप पढ़ ले रहे हैं, ये अजय लिखा है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये अजय लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखता, अब बताइए कौन सी भाषा में लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है, आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से बारकोड रीडर के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बार्स बने हुए हैं और इनके नीचे इनका नंबर जो लिखा हुआ है, जो इसमें कोडिंग में लिखा हुआ है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें क्या पता है इसके अंदर क्या कोडिंग है। इसकी कोडिंग को रीड करने के लिए आप देख रहे हैं एक डिवाइस है, दिस इज बार कोड रीडर, कुछ लोग इसे स्कैनर कहते हैं, तो इसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज बीसीआर। इस कोडिंग में जो लिखा हुआ है उसको रीड करने के लिए इस डिवाइस का यूज होता है। क्यों करते हैं इस डिवाइस का यूज? आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर देखें तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उन ब्रांडेड प्रोडक्ट पर एक बारकोड जरूर बना होता है और वो उसका यूनिवर्सल कोड होता है, यानी कि किसी और चीज का, जैसे अगर आप बात करें पियर सोप की, तो पियर सोप पे अगर बारकोड बना है तो उस पर्टिकुलर पियर सोप का जो बारकोड है वो यूनिवर्सल है, वो किसी और का नहीं होगा। और जब आप जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने जाएं, किसी मॉल में आप शॉपिंग करने गए, उस शॉपिंग करने पर जब आते हैं वापस परचेज करने के लिए बिलिंग कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बारकोड मशीन से वो लोग हर प्रोडक्ट का स्कैनिंग करते हैं, बारकोड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टॉक में जो ये आइटम होते हैं, आइटम्स की अब हमारे स्टॉक में ये आइटम था, ये चला गया, ये खत्म हो गया, तो उसको एक तो अपना डेटाबेस मेंटेन करने के लिए कि हमारे स्टॉक में कितना मटेरियल है और वो जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा था, स्टॉक में रखा था, वो प्रोडक्ट उनका सेल हो गया है, इस नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपको लैपटॉप में, मोबाइल्स में, कई सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट पे ये बारकोड जरूर बना हुआ मिलेगा। ये यूनिवर्सल शो करता है और फास्ट। जैसे आप बड़े मॉल में चले जाइए तो वहां पे आप देखते होंगे लंबी लाइन लगी है बिलिंग में, तो मल्टीपल बारकोड रीडर होता है वहां पे, आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट उठा करके वो उसके सामने शो करते जाते हैं और इसे रीड करके वो डेटा को उसमें, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है। जैसे अगर हम महिंद्रास की बात करें तो हमारे स्टूडेंट जो कार्ड पहने हुए, आप देखिए आपके गले में जो कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड में बारकोड बना हुआ है और उस बारकोड के अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, हमारे जो सर्वर है उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे ही आप जाते हैं उस बारकोड को अगर हम अपने यहाँ बारकोड से स्कैन करें तो हमें पता चल जाएगा आपका नाम क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और आपने एडमिशन किस में लिया था, कितनी माइका आप ले चुके हैं, कितने ऑनलाइन टेस्ट दे चुके हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मेंटेन होती रहती है। और वो आइडेंटिटी है हमारे पास कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएं, बल्क में स्टूडेंट है, हमें जल्दी जल्दी प्रोवाइड करानी है, तो कैसे प्रोवाइड कराएंगे उसका एक तरीका सॉरी, बारकोड है हमारे पास, बारकोड रीडर है, आप आएंगे आपके कार्ड पे इस तरीके से बारकोड बना हुआ है, उसे हम स्कैन करते जाएंगे और देखते जाएंगे, जल्दी जल्दी हम जो लंबी सी लाइन लगी हुई है उन सब की एंट्री हमारे पास इजी वे में होती जाएगी। तो ये देख रहे थे हम लोग बारकोड रीडर। हमारा इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इनपुट डिवाइसेस ये सारी जो थी हम लोगों को बैंक के एग्जाम में इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। आज हम लोगों ने एक सिंपल वे में देखा कि किस तरीके से उनका लुक कैसा होता है। ये बहुत मैटर करता है कि हमें पता तो हो कि होती कैसी है इनपुट डिवाइस। तो इस तरीके की ये जो इनपुट डिवाइसेस थी हम लोगों की, जिनको हम पढ़ रहे थे, बैंक में इनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आगे चल करके अभी हम आगे प्रोसेस यूनिट भी पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे और स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ेंगे। उनको देखेंगे हम डिटेल में कि वो कैसे दिखती है उन डिवाइसेस को। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप बैंक में जाएंगे या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहां पे ये डिवाइसेस लगी होंगी। अगर आप किसी जगह गए, किसी बैंक में गए, वहां पे ऐसी डिवाइस दिख गई आपको, तो आप क्या कहेंगे उस डिवाइस को? आपको नाम ही नहीं पता है। तो हम लोग एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, एक इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं, तो आपको कम से कम पता तो चल जाएगा कि इस डिवाइस को कहते क्या है। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अभी आगे चलकर के जब हम आपको दिखाएंगे मदरबोर्ड कैसा होता है, रैम रोम कैसे होती है, तो कभी ऐसा मौका लगा कि बैंक में हम लोग बैठे हुए हैं और इंजीनियर नहीं आ पा रहा है और एक सिस्टम खुला हुआ है हमारे सामने, और तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये डिवाइस कौन सी है। हम बता पाएंगे कि इस डिवाइस को क्या कहते हैं। सर ये खराब हो गया, ये लाने की जरूरत पड़ रही है। तो
आपने बैंकिंग की तैयारी तो करी, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो करी, साथ में आज आपने जर्नल वे में डिवाइसेस को भी समझा कि कंप्यूटर में ये डिवाइसेस भी होती हैं जो हमारी जर्नल लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि इन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेस यूनिट से रिलेटेड, आगे स्टार्ट करेंगे प्रोसेस यूनिट। तो इनपुट हमारा इतना ही था, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट।